नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बाजीराव प्रथम के बारे में जाना था और उन्होंने पेशवा बनने के बाद में क्या क्या प्रशासनिक कार्य किए उनके बारे में जाना था। अब जो हम जानेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में जानेंगे कि इन्होंने पेशवा बनने के बाद में कौन कौन से प्रशासनिक कार्य किए और किस प्रकार से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। बालाजी बाजीराव जो पेशवा बने थे 1740 ईस्वी में और 1761 ईस्वी तक ये इस पद पर रहे थे, यानी 1761 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये पेशवा किस प्रकार बनते हैं उसके इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। बाजीराव प्रथम की मृत्यु होने के बाद, क्या जी, बाजीराव प्रथम की मृत्यु होने के बाद ये उनके पुत्र थे जो कि बाजीराव प्रथम के बाद में पेशवा बनते हैं। ठीक है, अब ये पेशवा कैसे बनते हैं? बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं। ये भी याद रखना, ये जो पेशवा है बालाजी बाजीराव, ये नाना साहब के नाम से मशहूर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, पेशवा बनने के बाद में ये अलीवर्दी खां की मदद करना चाहते थे। क्यों? ताकि बंगाल से चौथ लिया जाए और सेना का व्यय उस पर दे दिया जाए, खर्चा उठाए वो। तो ये जब अलीवर्दी खां की मदद करने के लिए चलते हैं तो इनका विरोध इनके ही मराठा सरदार रघुजी करते हैं। रघुजी इनके विरोधी थे कि आप वहां नहीं जाओगे, उसकी मदद नहीं करोगे, लेकिन ये नहीं मानते। तो इनका युद्ध सबसे पहले रघुजी से ही होता है। और जब युद्ध होता है तो रघुजी हार जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। ठीक है, फिर संधि के लिए बालाजी बाजीराव जो हैं ये उन्हें विवश कर लेते हैं। ठीक है, वो फिर मान जाते हैं, संधि हो गई, वो मान गए। अब इसके बाद में ये अलीवर्दी खां की तरफ, जब अलीवर्दी खां की मदद करने के लिए जाते हैं तो ये क्या कहते हैं अलीवर्दी खां से कि पूरे बंगाल से, यानी मुर्शिदाबाद, बंगाल को उस समय क्या कहते थे, मुर्शिदाबाद, तो हमें पूरे बंगाल से चौथ मिलेगी, यानी हम चौथ लेंगे। बोले ठीक है जी, चौथ लोगे और 22 लाख रुपए आप हमें सेना के व्यय यानी खर्च के लिए भी आप दोगे। इन दोनों में सहमत हो जाती है, सहमति हो जाती है। घटना कब की है? 1741 की। तभी मुगल बादशाह भी इनसे एक संधि करते हैं कि भाई तुम्हें हम मालवा का क्षेत्र देंगे, तुम हमारी मदद करो। ठीक है, आप हमारी मदद करो, हम तुम्हें वो सारे अधिकार देंगे जो एक बादशाह दूसरे बादशाह को देते हैं। तो क्या होता है, 1741 ईस्वी में ये अलीवर्दी खां की मदद करने के लिए बंगाल जाते हैं, यानी मुर्शिदाबाद। ठीक है, अब इनकी संधि की क्या शर्तें थी वो अभी मैंने आपको बताया कि भाई पूरे बंगाल से तो हम चौथ लेंगे और 22 लाख रुपए दो आप हमें हमारी सेना के खर्च के लिए। ठीक है, ये मान जाते हैं, सहमति हो जाती है। लेकिन 1741 में मुगल बादशाह मराठों को क्या कहते हैं, संधि करते हैं कि भाई तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मालवा पर अधिकार की वैधता देता हूं। ठीक है, मालवा पर तुम्हारा अधिकार, तुम वहां से चौथ भी लोगे, सब देशमुखी भी लोगे। अब ये मान जाते हैं। अब ये मान जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी एक सेना लेकर पहुंचते हैं दिल्ली। तो घटना होती है 15 दिसंबर 1749 ईस्वी की। इसमें क्या होता है, इस दिन क्या होता है, शाहू की मृत्यु हो जाती है। शाहू जो कि छत्रपति शिवाजी के वंशज थे और छत्रपति के रूप में शासन करते आ रहे थे और 1707 से 48 तक वो थे। 49 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने ही पेशवा के पद को वंश अनुगत, यानी पेशवा का पद भी उन्होंने बनाया और इसे पैतृक पद यानी वंश अनुगत भी उन्होंने ही इसे बनाया, जिस पर ये आज आसीन है बालाजी बाजीराव।
इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। इनके संतान नहीं थी तो ये क्या करते हैं, ये अपने ही दूसरा परिवार कौन था इनका, जो राजा राम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, और उनके जो ताराबाई थी उनका पोता, ताराबाई का पोता, उसे ये अपना उत्तराधिकारी, मरने से पहले ये उसे अपना अधिकारी नियुक्त करते हैं। ठीक है, मरने से पूर्व ही ये ताराबाई के पोते थे राजा राम द्वितीय, ये उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। अब जब वो उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो 1750 ईस्वी का समय था, उनका राज्य अभिषेक छत्रपति के रूप में हो जाता है। ठीक है जी, 1750 में छत्रपति के रूप में इनका राज्याभिषेक हो गया। अब होता क्या है, राज्याभिषेक होने के बाद में 1750 में जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो ये क्या करते हैं, 1750 ईस्वी में संगोला की संधि, कहीं पर संगोली होता है तो कहीं पर संगोला मिलता है, ये क्या करते हैं, इनकी एक संधि होती है। ठीक है, इस संधि के अनुसार क्या था, इससे पहले जब ये छत्रपति बनते तो ताराबाई क्या करती है, अब इन दोनों में मतभेद हो गई, यानी ताराबाई जो कि इनकी दादी थी और पोते में मतभेद होते हैं, ये दो गुटों को ऊपर उठाते हैं। अब दो गुट कौन कौन से, ताराबाई क्या करती है, तो पेशवाओं की शक्ति को उखाड़ फेंकने के लिए, पेशवाओं को समाप्त करने के लिए, उनकी शक्ति क्योंकि बढ़ रही थी, अब राज्य तो ये नाम मात्र के राजा थे लेकिन पेशवा इनसे ऊपर होते जा रहे थे, एक तो उनकी शक्ति उखाड़ने के लिए, है ना, और एक राजा राम पर अपना प्रभाव यानी निरंतर स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, राजा राम को भी ये सतारा के किले में बंद बना देते हैं, बंदी यानी कैद कर देती है ताकि उन्हें कैद किया। लेकिन अब होता क्या है, इसी बीच में संगोला की संधि होती है, जिसके कारण होता क्या है, छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह जाते हैं। नाम मात्र के राजा क्या थे, नाम मात्र के राजा रहते थे, और मराठा का वास्तविक जो अब संस्थापक हो गए नेता, मराठाओं के जो वास्तविक नेता माने गए वो पेशवा बन गए। अब जब पेशवा बन गए तो इनकी जो गतिविधियां थी, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र क्या हो गया, पूना हो गया। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र क्या हो गया अब, यानी पेशवाओं की पहले राजधानी रायगढ़ हो गई होती थी, फिर जंजी बन गई, लेकिन उसके बाद में इन परिवारों के बीच में जो उपराज्य बन गए, यानी मराठा उपराज्य में एक सतारा का शाहू के अंतर्गत और एक कोल्हापुर संभाजी द्वितीय के अंतर्गत। ठीक है ना, लेकिन जब पेशवाओं ने संधि करी संगोला की तो वास्तविक नेता पेशवा हो गए। जब पेशवा नेता बन गए तो अब इनकी राजनीति का केंद्र कहां हो गया, पूना, पूना हो गया इनके राजनीति का केंद्र, जो कि कभी शिवाजी पूना को छोड़कर कहां गए थे, कर्नाटक में बस गए थे। पूना के दरबार में जागीर थी इन पे भी, पिताजी पे, पूर्वजों पे। अब ठीक है ना, 1752 ईस्वी में होती है झलकी की संधि। अब इस झलकी की संधि में होता क्या है, झलकी की संधि में होती है निजाम और पेशवा के बीच में क्या होती है, निजाम और पेशवा के बीच में बरार का आधा क्षेत्र, कि भाई 1752 में हमारी और तुम्हारी एक संधि होती है, यानी पेशवा की और निजाम की, कि भाई तुम सहयोग, मेरे को सहायता देना, जब भी मुझे जरूरत पड़े मुझे सहायता दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, बरार का आधा क्षेत्र दे देता हूँ, वहां से तुम चौथ भी उगाओ और सरदेश मुखी भी ले लो, होगी, इसके बाद में दे दे। तभी मुगल बादशाह भी इनसे संधि करता है, पेशवा बालाजी बाजीराव से। मुगल क्या करते हैं संधि में, मुगल बादशाह, क्योंकि वो तो पूरे भारत के बादशाह है, ठीक है ना, चाहे भाई क्षेत्रीय राज्य तो हर जगह उभर ही रहे थे, मुगलों का पतन भी शुरू हो रहा था उस समय। तो ये क्या करते हैं कि पूरे भारत में, याद रखना क्या, पूरे भारत में चौथ वसूलने का अधिकार दे देते हैं मराठों को। एक काम करो भाई, तुम मेरी मदद करो, पेशवा बालाजी बाजीराव और मुगलों के बीच में संधि हो गई कि भाई जरूरत पड़ने पर तुम मुझे सैनिक सहायता दो, और जब भी मुझे खतरे का एहसास होगा तुम मेरी मदद के लिए आना। इसके बदले में मैं एक काम करूँ, 1754 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में, ठीक है ना, मराठा दिल्ली पहुंचते हैं, और मुगलों का जो वजीर था गाजिउद्दीन, ठीक है ना, इसकी सहायता करते हैं। मराठा किसकी सहायता करते हैं, वजीर गजाउद्दीन की सहायता करते हैं, और इसके बाद में अहमद शाह को गद्दी से हटाकर अब किसको बैठाते हैं,
आलमगीर द्वितीय को बादशाह बनाते हैं। मेरा कहने का जो मतलब है वो ये कि मुगल बादशाहों में बहुत सारी शाखाएं थी। मुगल बादशाह जो थे वो बहुत सारे चाचा ताऊ थे, तो ठीक है ना। तो जब एक बादशाह था तो दूसरा चाचा का ताऊ का जो भी उनके वंशज थे वो भी तो अपनी सत्ता दिल्ली पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। तो होता यह है कि अहमद शाह को हटाकर, यानी एक बादशाह को हटाकर मुगल को दूसरे बादशाह यानी आलमगीर द्वितीय को मराठा बादशाह बना देते हैं। तभी क्या होता है, दिल्ली पर 56 और 57 में अहमद शाह अब्दाली भी आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद में अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, अपना एजेंट नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बनाकर यहां पर बैठा देता है। अब ये बात पता चलती है मराठों को दोबारा, तब फिर रघुनाथ राव के ही नेतृत्व में, तब दोबारा 1757 में रघुनाथ राव दोबारा दिल्ली आते हैं। अब दिल्ली आते हैं और फिर आक्रमण करते हैं। किस पे करते हैं, अहमद शाह अब्दाली का एजेंट क्या था, प्रतिनिधि जो था जिसका नाम था नजीबुद्दौला, जो कि मीर बख्शी के पद पर था। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर इसे मीर बख्शी नियुक्त कर चला जाता है। जब मराठाओं को यह पता चलते मराठा फिर से आते हैं और इस मीर बख्शी की ठुकाई पिटाई करते हैं, यानी इस पर आक्रमण करते हैं। और उसके बाद में अहमद शाह बंगस, कौन था, अहमद शाह बंगस को इस पद पर नियुक्त करते हैं। इसके बाद में होता क्या है, फिर अहमद शाह अब्दाली को यह चीज मालूम होती है और अहमद शाह अब्दाली पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 इसके बाद में शुरू होता है, वो हम अपने अगले पार्ट में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बालाजी बाजीराव पेशवा के शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिली होगी। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। चैनल मेरा नया है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।